Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. आज है 26 अप्रैल ऑफ 2021 और आज है मंडे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, जहां से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके भी क्या कहते हैं, ये सर्च बॉक्स जो आता है, इस पर भी जाके आप ये सर्च बॉक्स, इस पर जाकर आप कोई भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको लगे वो इस पर सर्च कर सकते हैं। मैक्सिममली सब आपको मिल जाएगा। अगर कोई ना मिले तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके अच्छे से नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो हम लोग आज से एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स का। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 2012 का जो प्रीलिम्स क्वेश्चन था वो है सी बॉकथॉर्न के ऊपर। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर, इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसके ऑप्शन है ये। तो आप अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ABCD जो आपको सही लगे वो क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसके आंसर्स को। हम लोग एट लास्ट एनालिसिस के बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ आती है 18 to 44 एज ग्रुप्स की जो वैक्सीन लगेगी। जैसे हम सभी जानते हैं कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगनी है, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगनी है। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी 18 साल से ऊपर हैं, 18 to 44 एज के जितने भी 18 टू 44 एज के ग्रुप के लोग हैं, सबको जो वैक्सीन लगेगी वो प्राइवेट फैसिलिटी से लगवानी पड़ेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनसे लगवानी पड़ेगी, ऐसा सेंटर का कहना है। इसमें बताया गया है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कोविन ऐप से ही। आप जब कोविन ऐप पे रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको क्या कहते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल वो अलॉट उसमें दिखाएगा कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लगवा सकते हैं। तो वहाँ पर जाके आप क्या कहते हैं वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर जो स्टेट्स चाहें, जितने भी आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के CM, वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो इसे फ्री कर सकती है। तो आज के न्यूज़ में आया भी है कि कई स्टेट जैसे उड़ीसा हो गया, राजस्थान, इन्होंने कहा है कि हम 18 साल से ऊपर सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। और क्या कहते हैं सेंटर भी चाहे तो वो भी कुछ स्टेट्स में कर सकता है या तो फुल इंडिया में कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। सेंटर ने कहा है कि जो भी सिटीजन्स हैं 18 साल से 44 साल तक के, उनको वैक्सीन अपने पोर्टल में रजिस्टर करके क्या कहते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं। इसमें बात की गई कि रोल आउट जो है वो डिलेड होगा कई स्टेट में, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, जो जहाँ पे जो स्टेट्स हैं रूल्ड होते हैं बीजेपी या ना, जो बीजेपी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ पे ऐसा माना गया है कि वहाँ पे डिले होगा, क्योंकि जो वैक्सीन है अभी पहला फेज़ ही कई लोगों को नहीं लगा है। तो ज़रूरी है कि पहला फेज़ भी लोगों को लग जाए, पहली वैक्सीन, पहला डोज। तो इसलिए बात की गई है कि कुछ जो कमिटमेंट है यूनियन गवर्नमेंट के, जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन की, उनका कहना है कि हमारी कुछ कमिटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि सबसे पहले 45 से ऊपर के लोगों को, 45 एज ग्रुप्स के जितने भी ऊपर लोग हैं उन लोगों को पहले वैक्सीन कराया जाए। तो इसलिए इसमें बात की गई कि जो रोल आउट होगा 18 साल से ऊपर के लोगों का, 18 से 44 तक, उनको अभी दिक्कत होगी, क्या कहते हैं उनको थोड़ा रुकना भी पड़ सकता है 1 मई के बाद। तो इसमें बात की गई जो वैक्सीन होगी वो अवेलेबल होगी अभी भी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो सिटीजन्स हैं अबव 45, उनको अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगेगी, जिसमें सेंटर का कोटा होता है 50% वैक्सीन का। तो इसमें इस न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ आती है। अगली न्यूज़ आती है कि दिल्ली ने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया टिल May 3 कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कल ही कहा कि उनको लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ा है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट चल रहा था, कोविड पॉजिटिविटी रेट, वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। जो 33 से 37% चला था पॉजिटिविटी रेट, जो 33 से 37% था, वो लॉकडाउन के कारण 30% डिक्रीज़ हुआ है। तो 30% पे आ गया है, तो 6-7% का डिक्रीज़ हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम 1 हफ़्ता और लॉकडाउन लगाएं, जिससे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें और वर्क कर सकें। जो हमारी सर्विसेज हैं, जो ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही हैं, जो ऑक्सीजन जनरेटर्स, जो इन सब की जो दिक्कतें हैं, उनको हम लोग कंट्रोल कर पाएँ, जिससे लोग कम निकले। और देखा गया है कि इसमें बात की गई कि जो
एटलीस्ट 45% ऐसे थे जो कल मरे, वो ऑक्सीजन सप्लाई के कारण ही मरे। ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए दिल्ली में और वो उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है यूएस टू अलाउ इंडिया एक्सेस टू वैक्सीन रॉ मटेरियल्स, कि यूएस ने अलाउ किया है। कल हमने देखा कि जैसे यूएस ने इमिडिएटली डिप्लॉय की है सप्लाईज और अदर जो असिस्टेंस है जो इंडिया को दे सकता है। व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा कि दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं जो दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया और यूएस के, इंडिया के अजीत डोभाल सभी जानते हैं, और जेक सुलिवन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, दोनों के बीच में क्या कहते हैं बात हुई। और क्या कहते हैं उसमें बात आया गया कि जितने भी रॉ मटेरियल्स कोविड वैक्सीन, जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो लग भी रही है, आपने देखा होगा आपके घर में किसी को वैक्सीन लगी हो, आप देख सकते हैं जो एक पर्चा टाइप का मिला है, एक सर्टिफिकेट, उसमें आपको लिखा होगा कोविशील्ड कि कौन सी लगी, कोविशील्ड लगी है या कौन सी लगी वैक्सीन, उसमें लिखा रहता है। तो जो कोविशील्ड है उसके जो रॉ मटेरियल वो यूएस प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको यूएस ने अलाउ किया है कि वो इंडिया को एक्सेस देगा इस वैक्सीन के रॉ मटेरियल के लिए, जिससे वैक्सीन इंडिया जल्दी से जल्दी और बना सके और अपना जो ये कोविड स्प्रेड है इसको रोक सके। दूसरी तरफ रशिया ने कहा है कि वो जितने भी जो कोविड रिलेटेड असिस्टेंस है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा, जिससे जो स्प्रेड है उसको इंडिया कंट्रोल कर सके। जैसे ऑक्सीजन जनरेटर्स हो गए, कंसनट्रेटर्स हो गए, मेडिसिन हो गए, उनको वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अभी उसने कहा है कि जो रेमडेसिविर है, जो यूएस पेटेंट है, उसके वायलेशंस को देखते हुए उसको अभी थोड़ा होल्ड ऑफ में रखा जाएगा, ऐसा रशिया ने कहा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि सब कंट्रीज़ हमारी हेल्प कर रही है। अच्छी भी बात है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, इसलिए हमारी सारी कंट्रीज़ हमारी हेल्प भी कर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो एक इंटरनेशनली हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई, या जो क्या कहते हैं हमारा यूरोपियन या एशियन कंट्रीज़, या जितने भी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सब हमारी हेल्प करने के लिए आगे आ रही हैं। जिससे जो कोविड स्प्रेड है इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा है, वर्स्ट हिट कंट्रीज इस वक्त इंडिया ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसे कंट्रोल कर सकें, इसलिए सारी कंट्रीज़ को हमें धन्यवाद करना चाहिए इस तरह की जो वो असिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है फिल अप वेकेंट पोस्ट ऑफ एनसीएम चेयरपर्सन। हाई कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है उसको कहा गया है कि जुलाई 31 तक उसकी जो चेयरपर्सन की जो पोस्ट है उसको फुलफिल किया जाए। जो वेकेंट पोस्ट है चेयरपर्सन की और जो पाँच अदर मेंबर होते हैं उसके, उनकी पोस्ट को फुलफिल किया जाए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ये एनसीएम है क्या, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो हम लोग देख लेते हैं इसका होता क्या है। ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसे 1978 में सेटअप किया गया था माइनॉरिटीज़ कमीशन के नाम से, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिजोल्यूशन के तहत बनाया गया था। फिर जो 1984 में जो माइनॉरिटीज़ कमीशन था वो डिटैच किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, एक न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के द्वारा। फिर 1992 में एक इनैक्टमेंट हुआ एनसीएम एक्ट का, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट का, जो इसमें एमसी को एक स्टैचुरी बॉडी दिया गया और उसका नाम रख दिया गया एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो इसको आप याद रखिए 1978 में ये बना था, लेकिन फिर 1992 में इसका नाम एनसीएम रखा गया है, जो एनसीएम एक्ट 1992 है उसके तहत। तो इसमें देखा गया कि 1993 में भी फर्स्ट स्टैचुरी जो नेशनल कमीशन था वो सेटअप किया गया था, और 5 रिलीजियस कमिटीज़ जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरेस्ट्रियन, जो पारसीज होते हैं, उनको इसमें रखा गया था माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ में। 2014 में भी देखा गया कि जैन्स और ऑल्सो उनको भी जोड़ा गया। 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ में आती हैं। तो इसका कॉम्पोजिशन, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 5 अदर पर्सन होते हैं, और जितने भी लोग होते हैं वो अमंग्स द माइनॉरिटी कमिटीज़ अपॉइंट किए जाते हैं। टोटल 7 पर्सन नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो अमंग्स पर्सनस होते हैं एमिनेंस, एबिलिटी और इंटीग्रिटी, उनकी एबिलिटी और इंटीग्रिटी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं। अपॉइंट नहीं, रिकमेंड, नॉमिनेट किए जाते हैं। टेन्योर इनका होता है कि जितने भी मेंबर्स होता है उनका पीरियड होता है 3 साल का, फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ऑफिस, जब वो होल्ड करें ऑफिस को तब से 3 साल का उनका पीरियड रहता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। इवेल्यूएशन, जो प्रोग्रेस है डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ की यूनियन या स्टेट में, उनको मॉनिटर करना, उनकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो सेफगार्ड है उनके प्रोटेक्शन के लिए। एग्रीड पर्सन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उनको एक तरह से
अंडरटेक उनके अंदर देखना कि कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है और रिकमेंड करना मेजर्स उसके रिमूवल के लिए, इन्वेस्टिगेट करना मैटर्स को, जितने भी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स या रायट्स हैं उनके जो एक तरह से जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं उनके तहत जो इश्यूज होते हैं उनको कंट्रोल करना इसका भी काम है। एक तरह से जो ऑब्जर्व करता है इस माइनॉरिटी राइट्स से, हर 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स से मनाया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा 18 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है और अभी इशू भी है, क्या कहते हैं कि उसकी पोस्ट खाली है चेयरपर्सन की और 5 अदर मेंबर की, इसलिए ज़रूरी है कि इसको आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो उस दिन मार्क किया जाता है अडॉप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन, जो नेशनल, एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1992 में अडॉप्ट किया गया था। तो तब से ये माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है राजस्थान सीएम अनाउंस फ्री वैक्सीन फॉर ऑल अबव 18 ईयर्स। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो 18 साल से ऊपर लोग हैं, 18 से 40 साल तक, उनको वैक्सीन जो है वो सेंटर के द्वारा फ्री नहीं मिलेगी। अगर स्टेट्स चाहें तो वो फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं अपना तरफ से, वो जो कोटा है उसको ख़त्म करके। तो राजस्थान ने ये अनाउंस किया है कि वो फ्री वैक्सीन करेगा। इसी तरह उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी, उड़ीसा गवर्नमेंट जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी 18 से 44 साल तक जितने भी लोग हैं, 18 साल से फिर जितने भी लोग हैं अबव 18 ईयर्स, सबको फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। 45 से ऊपर तो सभी लोग वैक्सीन सेंटर के द्वारा फ्री मिल रही है। तो दो गवर्नमेंट ने तो अभी डिक्लेयर कर भी दिया है कि ये थे फ्री वैक्सीन। अब देखना है कि कौन कौन गवर्नमेंट्स क्या कहते हैं ये फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करती है लोगों को। तो आप सब प्रे करिए कि आपकी स्टेट की गवर्नमेंट क्या कहते हैं फ्री में वैक्सीन लगवाए और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है जस्टिस शंतना गोडर, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उस 9 सीनियर मोस्ट कोर्ट में थे और वो क्या कहते हैं कल उनकी डेथ हो गई। तो इसमें बात की गई है कि काफ़ी सीनियर मोस्ट थे और उनको भी लंग में कुछ इश्यूज थे, लंग कॉम्प्लिकेशंस आए जिसके कारण उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उनके बाद उनकी डेथ हो गई। तो काफ़ी क्या इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल भी रहे हैं, लंग इश्यूज के कारण डेथ हो रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है आफ्टर गवर्नमेंट ऑर्डर ट्विटर ने रिमूव किए कुछ पोस्ट को, कुछ ट्विटर के द्वारा रिमूव किए गए पोस्ट, जो जितने भी पोस्ट है जो हमारे गवर्नमेंट को बता रहे थे कि ये सप्लाईज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये दिक्कतें हो रही हैं, इस तरह के पोस्ट जो थे वो डिलीट किए गए इंडिया में। जो जैसे शॉर्टेज ऑफ बेड्स के बारे में बात कर रहे थे, जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो कमी है उसके बारे में जो पोस्ट थे, लगभग 50 पोस्ट ट्विटर प्लेटफॉर्म से हटाए गए। तो ये क्या कहते हैं, आप जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो पोस्ट ये देख सकती हैं, इंडिया के लोग ये नहीं देख सकते क्योंकि इंडिया में रिमूव किए गए ये सब पोस्ट। तो इंडिया के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। तो इस तरह के पोस्ट करने से आप बचिए। आप वहीं पे सप्लाई आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो इस तरह के आप पोस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या कहते हैं यहाँ पे से हेल्प हो सकती है, यहाँ से आपको मेडिसिन मिल सकती है। इस तरह की पोस्ट आप कर सकते हैं। आप किसी को क्रिटिसाइज इस वक्त नहीं कर सकते। इस वक्त ज़रूरत है कि हम लोग एक साथ रहें और इस कोविड स्प्रेड को कंट्रोल करने में हेल्प करें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है प्रिपेयरिंग एड फॉर इंडिया। ईयू चीफ, यूरोपियन यूनियन चीफ ने भी कहा है कि हमें इंडिया को, हम क्या कहते हैं पूरी तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, रैपिड असिस्टेंस इंडिया के लिए। जो कोविड-19 क्राइसिस इंडिया में हमारे यहाँ चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन कमीशन के जो चीफ हैं उर्सुला वोन डर लेन, उन्होंने संडे को कहा कि जो जितना भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस तरह से भी ऑक्सीजन जनरेटर्स के रूप में, मेडिसिन के रूप में, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया को हम लोग प्रोवाइड करें और जिससे इंडिया इस इशू को, जो उसकी कंडीशन चली कोविड क्राइसिस, उसको कंट्रोल कर सके। चलिए अगली न्यूज़ आती है इग्नोर रूमर्स ऑन वैक्सीन। हमारे पीएम ने कहा है कि जितने भी रूमर्स वैक्सीन के ऊपर चल रहे हैं कि कई दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप इग्नोर करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जैसे आपने देखा कि 76 एडिशन था मन की बात का, जो मंथली एक तरह से मंथली क्या कहते हैं चलता है, जो मंथली एक बार ज़रूर होती है इस तरह की बात। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये मन की बात थी कि जो वैक्सीन के रूमर्स चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर ने ये मन की बात की और कहा कि जितने भी लोग हैं 45 से ऊपर वो लोग वैक्सीन लगवाएं और एक 18 साल से ऊपर के लोगों को भी
वैक्सीन 1 मई से शुरू हो जाएगी, तो सभी लोग धीरे धीरे वैक्सीन लगवाएं, जिससे हम लोग इस कोविड क्राइसिस को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी कम परसेंट जो लोग वैक्सीन लगवाएं हैं, काफ़ी उसमें से 0.1 है, ऐसे लगभग बहुत ही कम जो पीपल हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं दोबारा वैक्सीन लगवाने के बाद। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लोग तक पहुँचे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, अब वर्ल्ड न्यूज़ से आती है कि जर्मनी ने ईजिंग वायरस कर्व्स को कहते हैं, जितने भी वैक्सीनेटेड पीपल हैं, जो जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उन लोगों की जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो बाहर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस टाइप के थे, जो उसको कम किया है जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। क्योंकि देखा गया है कि जर्मनी में थर्ड वेव आई है, जिसके कारण जो लगभग 22% लोगों को ही अभी सिर्फ वैक्सीन लगी है, और ज़रूरी है कि धीरे धीरे सब लोगों को लगे। इसलिए इसको जो वहाँ पे थर्ड वेव है उसको कंट्रोल करने के लिए जर्मनी ने एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं मूवमेंट पर। तो वहाँ के जो चांसलर हैं उन्होंने कहा, एंजेला मार्केन्स की गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने प्रपोजल दिया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों पर रेस्ट्रिक्शन जो है वो कम लगेंगे, बाकी लोगों को अभी भी रिस्ट्रिक्शंस वही सहने पड़ेंगे जब तक वैक्सीन नहीं लगती। क्योंकि वैक्सीन काफ़ी हेल्पफुल भी है, और थर्ड वेव वहाँ पे है, तो किस तरह से इशू होंगे वो सभी जान रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ वेव चल रही है कोरोना वायरस की, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इसी काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है रिस्ट्रिक्शंस लगा के, जिससे हम इस क्राइसिस को रोक सकें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, व्हाट हैपेंड टू आर्मीनियंस इन 1915। आप सभी जानते हैं 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड था। उस वक्त जो आर्मीनियंस थे उन पर क्या हुआ था, तो उसके जो हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने सैटरडे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया मास किलिंग हुई थी आर्मीनियंस की ओटोमन टर्क्स के द्वारा, जो टर्किश लोग थे 1950 टू 1960। एक तरह से उसे कहा गया कि एक एक्ट था जेनोसाइड के रूप में, कि पूरी रेस को ख़त्म करने का, कि जो आर्मीनियंस है उनको ख़त्म करने का वो एक्ट था एक तरह से, पूरी तरह से। और ये जो बिडेन ने रिकॉग्नाइज किया, लगभग उन्होंने माना गया है कि लगभग 1.5 मिलियन आर्मीनियंस उस वक्त मारे गए थे फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्ल्ड वॉर के समय ओटोमन अम्पायर के द्वारा। ये 2019 में यूएस कांग्रेस ने पास किया था रिजोल्यूशन, जो जितने भी स्लॉटर थे जेनोसाइड के उस पर होते हैं उनको। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे स्टॉप किया था और ऑफिशियली इसको कॉल आउट किया था इस वक्त 2019 में। तो अब जाके जो बिडेन ने इसे फिर से ओपन किया है, और देखा गया है कि लगभग 1.5 मिलियन डेथ्स हुई थी आर्मीनियंस की। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो मेंबर्स थे आर्मीनियन के वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं टर्किश एम्बेसी के सामने, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। प्रेसिडेंट बिडेन आर्मीनियन जेनोसाइड रिकॉग्नाइज्ड, कि आर्मीनियंस मारे गए थे। तो ये जेनोसाइड होता क्या है? जेनोसाइड होता है कि आर्टिकल 2 जो यूएन कन्वेंशन का है जेनोसाइड का ऑफ दिसंबर 1948, वो रिकॉग्नाइज डिक्लेयर करता है कि जितने भी एक्ट्स होते हैं या जो भी एक्ट किए जाते हैं किसी के द्वारा, जो डिस्ट्रॉय करे या पूरी तरह से या कुछ पार्ट में किसी नेशनल, एथनिक या रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को ख़त्म करे, उसको जेनोसाइड कहा जाता है। तो रेशियल जेनोसाइड मतलब होता है कि किसी आप रेस को ख़त्म करना, किसी एक ग्रुप को ख़त्म करना, वो होता है रेशियल जेनोसाइड। तो आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। और ऐसा माना जाता है इसकी विक्टिम्स क्या कौन थे पावर कॉन्टेस्ट के, जितने भी टर्किश थे, जो ओटोमन एम्पायर का जो टर्किश वॉर हुआ था उसके बाद से ही जो इशू था, उसके बाद से ही टर्किश और टर्किश लोगों का और आर्मीनियंस का बनता नहीं था। इसीलिए वो डेथ्स इतने ज़्यादा हुई थी उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, क्योंकि उस वक्त जो ओटोमन एम्पायर के जो ओटोमन टर्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावर में थे भी। और उस वक्त क्या कहते हैं इन किसी भी तरह उन लोगों को पता नहीं किस तरह उन लोगों की डेथ हुई थी आर्मीनियंस की। तो आप ये एक बार पढ़ सकते हैं किस तरह से इसमें पूरा दिया गया है। तो मैंने डिस्कस कर लिया क्या है आर्मीनियंस, क्या है 1915 में, या आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको इशू पता चल जाएगा अच्छे से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल, अब आज का एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या एडिटोरियल है। आज का पहला हम लोग देखते हैं कार्टून सेक्शन। कार्टून सेक्शन में जैसे आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कहते हैं कार्टून आया है, जिसमें उनका मन की बात के बारे में बात की गई है, कि उन्होंने कल जो मन की बात की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, ना वैक्सीन की, ना डेथ काउंट की, ना ट्वीट्स की, ना ऑक्सीजन सप्लाई की। तो उसको हाइड करने के लिए इसमें दिखाया गया है कि उनकी दाढ़ी के नीचे ये हाइड है। तो ये कार्टून सेक्शन में काफ़ी एक तरह से काफ़ी
इस वक्त बहुत जो इशू चल रहा है उसको इसमें शो करने की कोशिश की गई है। तो इसमें मन की बात के बारे में बात की गई है। तो इससे आप देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, काफ़ी सरल भी है और हर किसी को आइडेंटिफाइड है कि क्या इसमें शो किया जा रहा है। चलिए अगली आज का पहला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल आता है वायरल लोड। कि जैसे हमने देखा गया कि लॉकडाउन एक तरह से स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कई लोगों की लाइफ बचा सके। जो इस वक्त जो डेथ्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और जो डेली इन्फेक्शन है वो लगभग 3.5 लाख आ रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से अभी भी पीक ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अभी भी पीक आई नहीं है और मई में पीक देखी जा सकती है। और माना गया है कि लगभग अब मिलियन डेली इन्फेक्शंस आएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है। और जो डेथ्स होंगी लगभग डेली वो लगभग 5000 होंगी, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है। तो इसमें वही बात की गई है कि लॉकडाउन कुछ जो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, इन जगहों पे लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं। जैसे दिल्ली ने एक हफ्ता फिर से बढ़ा दिया, अभी कल तक था 25 तारीख तक, फिर से एक हफ्ता बढ़ गया है, अब 3 तारीख तक कहते हैं लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली में। और केरला ने भी पूरी तरह से होल वीकेंड लॉकडाउन कर रखा है। तो इसमें बात की गई कि एक नेशनल लॉकडाउन की, जैसे हमने पिछली बार देखा था जो पहली बार लॉकडाउन लगा था नेशनल लॉकडाउन, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। कई दर्दनाक उस समय की यादें भी हैं लोगों की। तो उसको हम याद में रख के, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस बार लोगों को मरने दिया जाए। वो लॉकडाउन इस वक्त काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें माना क्या है कि मीनिंगलेस है कि कैलकुलेट किया जाए रिडक्शन कितना स्प्रेड कंट्रोल हुआ है। दिल्ली में माना गया है कि जो 36 से 37% था वो 30% हो गया है लॉकडाउन के कारण। तो ये इस वक्त ये हमारा पॉइंट होना चाहिए कि हम इस रिस्ट्रिक्शन से कैसे अपने स्प्रेड को रोकें और लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। इस वक्त ज़रूरी है कि सेंटर को वर्क करना चाहिए स्टेट्स और अपोजिशन के साथ, एक फ्लेक्सिबल और फेयर स्कीम के साथ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। और कहते हैं कि जिसके कारण किसी को दिक्कत ना हो, किसी भी वेरियस प्लेसेस जो कंसर्न्स हैं वहाँ पे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी किसी को दिक्कत ना हो, उनको देख के इस लॉकडाउन को लगाना चाहिए। तो इसमें बात की गई कि ज़रूरी है कि इस वक्त हर किसी को एक साथ होके, एक साथ मिल के काम करना चाहिए। और जो लॉकडाउन की अगर ज़रूरत है तो लॉकडाउन लगना भी चाहिए। चलिए इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई। तो अगला एडिटोरियल आता है ग्रीन पार्टनरशिप। जैसे हम जानते हैं कि यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट जो है वो उसकी काफ़ी पोटेंशियल है उसको कि वो पोस्ट पेंडेमिक डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे हमने देखा है कि यूएस इंडिया क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा जो 2030 पार्टनरशिप है वो कई एक्सपेक्टेशंस को इंक्रीज भी करता है। जैसे हमने देखा है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी कंट्रोल करने की बात की गई है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, जैसा पेरिस एग्रीमेंट में बताया भी गया था। जैसे हमने देखा है कि मैनी डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया को देखती है। जैसे जो कार्बन एमिशन है वो यूएस चाइना के बाद थर्ड कंट्री जो है वो इंडिया है। और इंडिया में कार्बन जो CO2 एमिशंस होता है वो लेस देन 60% है ग्लोबल एवरेज में। ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया, तब भी इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया को वर्क करना चाहिए, जो उसका वर्ल्ड का कार्बन स्पेस है उसको कैसे कंट्रोल करना है, और जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए ज़रूरी है कि उस पर भी वर्क करना चाहिए। तो पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में बहुत काम है, इसलिए ज़रूरी है कि ये पैंडमिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और ग्लोबल वार्मिंग के भी इशू को हम लोग डिस्कस कर सकें। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है ग्रीन पार्टनरशिप के बारे में, जो यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट है उसके बारे में बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द रोड अहेड इन इंडियाज ऑगमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव। इसमें बात की गई है जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो इंडिया में चल रही है उसके बारे में बात की गई है कि जैसे इस वक्त कोविड स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, सेकेंड वेव जो है हमारी कोविड-19 की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस एडिटोरियल में जो हमारे राइटर हैं उनको कोशिश की गई है उनके द्वारा कि वो बताएं कि किस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्या क्या सेंटर के द्वारा कैसे एक्शंस लिए गए हैं, कैसे स्टेट्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो पूरी तरह जो इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, अब जो 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग रहा था अब 1 मई से 18 से 44 लोगों को भी लगेगा। तो इसमें पूरे में एडिटोरियल में यही बात की गई है, आप एक बार रेड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ें। इससे जो ऊपर वाला एडिटोरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार ज़रूर रीड करिएगा। एक तरह से आप इस तरह को इसको एक स्टोरी मान लीजिए, बांग्लादेश की जो मेकिंग है
उसकी आप स्टोरी मान सकते हैं। इसको एक बार आप पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इंडिविजुअल लीडरशिप एंड द स्टोरी ऑफ अ नेशन। इसमें बांग्लादेश कैसे बना, बांग्लादेश क्या कहते हैं जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में कैसे कन्वर्ट किया गया, इंडिया के लोगों ने कैसे हेल्प किया। जैसे हमने देखा कि गोल्डन जुबली मनाई गई बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की, जैसे कैसे बनी गई। बंग बंधु जो शेख मुजीबुर रहमान है वो कैसे बने, उनका क्या कहते हैं क्या हुआ, उसका पूरा सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं 1971 का क्या सिग्निफिकेंस है, पूरा इसमें बात की गई। और जैसे हमने देखा कि इस वक्त बांग्लादेश काफ़ी क्या कहते हैं एक तरह से शाइनिंग एग्जाम्पल है कि किस तरह से फ्रीडम मिलने के बाद इस बांग्लादेश ने कितना देर में फ्रीडम मिली तब भी उसने कितना अच्छी तरह से कवर किया। और इस वक्त काफ़ी अच्छा उसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी एनुअल जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज का जो क्वेश्चन था, सी बकथॉर्न। जो सी बकथॉर्न है वो एक मेडिसिनल प्लांट है, ये मैं बताते रहा हूँ, मेडिसिनल प्लांट है ये सी बकथॉर्न है। एक तरह से बताया गया कल्टीवेशन, तो इससे से पता ही चल रहा है कि एक प्लांट है। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है कि ये कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को, डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करता है, ये रिस्क सोर्स है बायोडीजल का, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसका, जो टिम्बर है तो उसकी ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। तो इसके ऑप्शन आते हैं 1 ओनली, 2 3 4, 1 एंड 3 ओनली। तो इससे लग रहा है कि जैसे आप देख रहे होंगे 2 3 4 कहते हैं पहला ऑप्शन तो पक्का सही है। तो पहला ऑप्शन किस किस ऑप्शन में है, पहला, तीसरा और चौथा। तो 1 एंड 3 हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 2 3 4 हो सकता है। तो फिर आप देख रहे होंगे कि जो इसमें एक क्या कहते हैं ये रिच सोर्स है बायोडीजल का, ये सी बकथॉर्न, इससे बकथॉर्न से भी आप समझ रहे होंगे कि बायोडीजल का काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो 1 2 तो हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या कहते हैं 1 2 तो पक्का है। तो 3 4 का हमें पता नहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है कि नहीं, उसकी टिम्बर की कमर्शियल वैल्यू होती है कि नहीं। इससे आप 2 पॉइंट आप जान गए, तो इससे भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर है डी ऑप्शन, इसका आंसर सही है। क्या कहते हैं ये डी आंसर आपका सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस हम लोग रोज करेंगे, एक एक क्वेश्चन। ये 2012 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।